हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें आपका जो आज का चैप्टर है नया, वो है आपका शेयर और लाभांश। इससे पहले जो मैंने चैप्टर आपको कंप्लीट कराया था वो था बैंकिंग और शेयर और लाभांश दोनों से ही आपके एक एक क्वेश्चन बनने वाले हैं। बैंकिंग चैप्टर से भी एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और सेम आपका शेयर और लाभांश से भी एक जो क्वेश्चन है हर बार आता है, 2 नंबर में मिलेगा या फिर 1 नंबर में। ठीक है। और सीधे इसमें थ्योरी है, तो आपके माइंड में डाउट होगा अरे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते। तो देखिए, आए हुए क्वेश्चन है, आपसे सीधे क्वेश्चन रेखांकित चेक और वाहक चेक में क्या अंतर है, सीधे सीधे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपको जो भी नोट्स में कराए गए उनको तैयार कर लो। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर क्लास देख सकते हैं। और अगर आप लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। शेयर और लाभांश, ये टॉपिक जो आपका रहने वाला है, ये जो टॉपिक है वो 90% आपको लगने वाला है लाभ और हानि की तरह। इसी की तरह देखते हुए इसको पढ़िएगा, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं वो बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं शेयर। अब इसकी जो शब्दावली है उसको एक बार अच्छे से समझना। ठीक है, शेयर क्या होता है? तो शेयर का मतलब क्या है? किसी कंपनी या उद्योग धंधे की शुरुआत करने के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उस बड़ी पूंजी को एकत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं और इन छोटे छोटे भागों को ही हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे एक कोई कंपनी है, उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमको पूंजी चाहिए, कितनी की? 10,000 रुपये चाहिए। ठीक है, 10,000 लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते अमाउंट, क्योंकि फिर क्या है, हमें परेशानी भी होगी इसको सॉल्व करने में। ठीक है, कंपनी को चाहिए 10,000 रुपये। अब क्या है, कंपनी 10,000 रुपये लाए कहाँ से? मान लो कुछ व्यक्ति हैं, जैसे एक व्यक्ति ये रहा, एक व्यक्ति आपके सामने ये रहा। कुछ व्यक्ति अच्छे नहीं बन रहे हैं, ठीक है, चलिए कोई नहीं, आपको क्या करना है समझना है बस। ये कुछ 4-5 व्यक्ति हैं, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी 10,000 रुपये को एकत्रित करने के लिए अपने कुछ शेयर निकालेगी। शेयर का मतलब क्या है कि इस 10,000 रुपये को कुछ भागों में बांट देगी। जैसे मान लीजिए कंपनी ने 10,000 रुपये के को 100 रुपये में बांटा। ठीक है, या 1-1 हज़ार में बांटे, 100 को कर लेते हैं। कंपनी ने इन 10,000 रुपये को कितने रुपए में बांट दिया? 100 रुपये में बांटा। जब 100 रुपये में कंपनी बांटेगी तो कितने भाग निकल के आएंगे, कितने, या उन भागों को ही हम क्या बोलते हैं, शेयर। तो जब कंपनी ने इन 100 रुपये को बांटा तो यहाँ पर कितने शेयर निकल के आए आपके सामने? 100 का डिवाइड दे दीजिए, तो शेयर की संख्या कितनी निकल के आने वाली है? शेयर भी आपके कितने निकल के आएंगे? 100 शेयर निकल के आएंगे। अब है क्या, ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ही इन शेयर को खरीद लेंगे। ठीक है, यानी कि ये लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ये टुकड़ों में अपने अपने पैसे देंगे और वो पूरी जो राशि है 10,000 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये जो पहला व्यक्ति आपको दिख रहा है, इस व्यक्ति ने क्या किया, 800 रुपये कंपनी को दिए, मतलब 800 रुपये। ठीक है, 800 रुपये अपने इन्वेस्ट किए हैं। इन 10,000 रुपये में 800 रुपये इस व्यक्ति ने दिए, तो इसने कितने शेयर खरीदे होंगे? 100 रुपये के। शेयर की संख्या अगर आपसे यहाँ समझ में आए, आपको पूछी जाए तो कितने शेयर की संख्या हो जाएगी? 800। एक शेयर था 100 रुपये का, तो और रुपए कितने दे रहा है? 800। तो कितने शेयर लिए होंगे इसने? 8 शेयर लिए होंगे। 8 गुणा 100 कितना हो जाएगा आपका? 800 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, तो इसने शेयर कितने लिए यहाँ पर? 8 शेयर लिए हैं। ऐसे दूसरा कोई व्यक्ति है, इसने क्या किया, इसने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए। कितने इन्वेस्ट किए इसने? 1,000 रुपये। ठीक है, 1,000 रुपये के इसने ये दे रहा है अपना कंपनी चालू करने के लिए। तो इसने कितने शेयर खरीदे होंगे? 10 शेयर खरीदे होंगे। ऐसे दूसरा व्यक्ति है, इसने क्या किया, इसने 700 रुपये दिए हैं यहाँ पर कंपनी को चलाने के लिए। तो इसने कितने शेयर खरीदे होंगे? 7 शेयर। इसी तरीके से और बाकी सबने भी शेयर देके पूंजी जमा कर ली, कितनी? 10,000, और कंपनी हो गई स्टार्ट। अब कंपनी को कुछ टाइम बाद मुनाफा भी होने वाला है, सीधी सी बात है, उसको फ़ायदा तो होगा ही। जब कंपनी हम चला रहे हैं तो कंपनी को जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होने वाला है, जो भी कंपनी को लाभ होगा, जिसको हम लाभांश पढ़ेंगे अभी, शेयर में लाभांश भी आया था ना, ये जो कंपनी को लाभ होने वाला है, ये कंपनी का जो लाभ है वो इन सभी में बटेगा, जितने लोगों ने पैसे दिए थे। यहाँ पर 3 लोग के पैसे दिख रहे हैं, और भी लोगों ने दिए होंगे पैसे। ठीक है, तभी तो 10,000 अमाउंट होगा पूरा। तो जितने लोगों ने पैसे ये दिए थे कंपनी को स्टार्ट करने में, उन सभी में जो भी प्रॉफिट हुआ है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट बांटा जाएगा। अब वो प्रॉफिट बटेगा कैसे? तो जो प्रॉफिट बढ़ता है, कंपनी पहले से क्या करती है, जब ये लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो एक अपना जो भी प्रपत्र बोलते हैं उसको, प्रपत्र जारी करती है। उसमें सारा कुछ लिखा होता है, डेट वगैरह लिखी होती है, जितने शेयर इन्होंने खरीदे होते हैं या दिए होते हैं, सब कुछ उसमें सारी डिटेल लिखी होती है। प्रॉफिट होगा तो इनको इतना प्रॉफिट मिलेगा, हर एक चीज़, और अपनी मोहर वगैरह लगा के एक इन्हें प्रपत्र दे देती है इन सभी व्यक्तियों को। अब जब प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट क्या करते हैं, कंपनी इन जितने भी व्यक्ति इन सभी को बांटेगी, वो किस हिसाब से बांटती है, तो उस वो जो आपका होता है, जितना इन्होंने अमाउंट दिया होगा, जैसे इसने 800 दिया है,
तो इसको जो लाभ मिलेगा, इसने 1000 दिया है, इसने 700 दिया है, तो जो जितना लाभ होगा इनको इसी के अनुपात में मिलेगा जितनी पूंजी ये अपनी लगाते हैं। जैसे 800 दिया है, इसने 700 दिया है और यहाँ पर 1000 है, तो सबसे कम इन तीनों में लाभ किसको मिलने वाला है? 700 वाले को। सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा? 1000 वाले को। तो जिसने ज़्यादा पूंजी लगाई होगी उसका ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, जिसने कम पूंजी लगाई उसका कम। यानी कि यहाँ से एक बात समझ में आ रही होगी, जो लाभ बढ़ता है वो इनके द्वारा लगाई गई पूंजियों के अनुपात में बढ़ता है। इन्होंने जितना अपना धन लगाया होगा, जितने ये राशि लगाई होगी शेयर को खरीदने में, उसी के अमाउंट में इनको, मतलब उसी के हिसाब से इनके अंदर लाभ को बांटा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, यहीं पर लिखा होगा अगली लाइन, आवश्यक पूंजी के छोटे छोटे भागों में बांटना ही शेयर कहलाता है। जैसे 10,000 की भी राशि हमने ली थी और कंपनी ने क्या किया, इन 10,000 रुपये को 100 के अकॉर्डिंग बांट दिया, तो आपकी जो बनी थी 100 शेयर बनी थी। ठीक है, अगर ये कंपनी क्या करती, 1,000 में बांटती, तो शेयर की संख्या कितनी निकल के आती? 1000 का डिवाइड कर दो आप लोग, तो कंपनी की तब संख्या निकल के आ जाती 10, यानी कि तब शेयर कितने बनते वहाँ पर? 10 शेयर बनते। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयरधारी क्या होते हैं? तो ये जो व्यक्ति थे ना, जिन्होंने ये अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, यानी कि लगाया था उस बैंक को, मतलब जो भी बैंक कह रही हूँ मैं, कंपनी को शुरू करने में जो भी अपनी राशि लगाई थी, अपने जो भी शेयर वहाँ पर दिए थे, वही क्या होते हैं? शेयरधारी या अंशधारी, या उनको शेयर होल्डर बोला जाता है। ठीक है, जो अपना धन वहाँ पर लगाते हैं उस कंपनी को शुरू करने के लिए। तो शेयर लेने वाले व्यक्ति को ही शेयर होल्डर कहा जाता है। शेयर लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जिस अनुपात में पूंजी को दिया जाता है, उसी अनुपात में उनको लाभांश मिलता है, जो मैंने आपको समझा दिया। जैसे 700 रुपये वाले को लाभांश कम मिलेगा और जो जिसने 1000 लगाए थे उसको लाभांश ज़्यादा मिला होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके में आया था कि लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है। क्वेश्चन आपका आया हुआ है, लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है। तो मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये थे। ठीक है, कंपनी ने अपने शेयर जारी किया कि एक शेयर की जो कीमत है वो कितनी है? 1000 रुपये। तो यही जो क्या है आपका अंकित मूल्य, कंपनी के द्वारा जो निर्धारित किया जाता है मूल्य, इसको ही हम बोलते हैं अंकित मूल्य या प्रारंभिक मूल्य। तो जो लाभांश होता है हमेशा अंकित मूल्य या प्रारंभिक मूल्य पर दिया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब ये 1000 रुपये का जो शेयर है जब मार्केट में आएगा तो इसकी वैल्यू कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। 1000 का शेयर हो सकता है 1050 का बिकने लगे, या फिर हो सकता है कि ये 900 का बिकने लगे। तो ये जो 900 और 1050 है, ये होता है बाजार मूल्य, और कभी भी बाजार मूल्य पर लाभांश नहीं मिलता, लाभांश मिलता है हमेशा अंकित मूल्य पर। ठीक है, चलिए बाजारी मूल्य कम या ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट आपका है लाभांश। तो लाभांश को समझा दिया है मैंने कि जितने में पूंजी लगाएंगे वो लोग, प्रारंभ में जितनी जितनी पूंजी लगाते हैं उसी के अनुपात में उनको लाभांश दिया जाता है। तो वही पॉइंट है, किसी कंपनी की शुरुआत करने के लिए लगाई गई प्रारंभिक पूंजी को, पूंजी पर जो लाभ होता है उसको उस लाभ को लगाई हुई पूंजी के अनुसार ही शेयरधारियों में बांटते हैं, यही आपका लाभांश कहलाता है। वास्तविक मूल्य क्या होता है? तो जितने रुपए लगाए जाते हैं या जितने रुपए की कंपनी भाग बनाती है उसको ही कहते हैं वास्तविक मूल्य, यानी कि जो आपका 100 रुपये या 1000 रुपये जो निर्धारित करेगी वो हो जाता है उसका अंकित मूल्य, वास्तविक मूल्य। इसको पर वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, सम वैल्यू भी बोला जाता है। बाजारी मूल्य क्या होता है? तो बाजार में शेयर की कीमत जो लगेगी वही होता है बाजारी मूल्य। यहाँ पर मैं दलाली भी आपको बता दूं कि दलाली क्या होती है। तो दलाली को समझ लीजिए, जैसे हमारे पास शेयर था, 100 रुपये का शेयर निर्धारित किया है कि कंपनी ने, एक जो शेयर है उसकी कीमत कितनी है आपकी? 100 रुपये है। ठीक है, तो जब आप और शेयर खरीदने में आपने किसी दलाल कौन होते हैं? जो बीच में पड़े हुए होते हैं जिनके द्वारा हम शेयर को खरीदते हैं, और इस दलाल ने कहा हम 2% की दलाली लेंगे, दलाली वहाँ पर 2% की है। मूल्य इसका बाज़ारी मूल्य है शेयर का 100 रुपये। ठीक है, बाज़ारी मूल्य शेयर का है 100 रुपये, और दलाल जो है वो ले रहा है 2% कह रहा है, मैं 2% दलाली चाहिए। तो अब आपको जो शेयर खरीदना होगा तो आप वहाँ पर कितने रुपए देंगे? 100 रुपये पर 2 रुपये आपको एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा दलाली का, यानी कितने का शेयर आपको पड़ेगा? वो 102 रुपये का। समझ में आ गई बात? ये होती है दलाली। अब मान लीजिए, ये तो खरीदने की बात हो गई। किसकी बात हो गई? खरीदने की। यहाँ पर देखिएगा कि कोई भी शेयर है उसका जो बाज़ारी मूल्य है आपका वो कितना है? 100 रुपये है। शेयर का एक बाज़ारी मूल्य कितना है यहाँ पर? 100 रुपये। ठीक है, अब आपको ये शेयर कंपनी का एक शेयर का बाज़ारी मूल्य कितना है? 100 रुपये है। आपका मन किया कंपनी में अपनी पूंजी लगाने का, तो आपने कहा हम भी एक शेयर खरीदेंगे। आपको एक शेयर खरीदना है तो आपको शेयर मिलेगा कैसे? बीच में होते हैं दलाल, जिनके माध्यम से हम शेयर को
खरीदते हैं। तो इस दलाल ने कहा मैं लूँगा 5% की दलाली और आपको शेयर दिला दूँगा। तो कितने परसेंट की दलाली ले रहा है? 5% की। यानी कि ये शेयर का जो मूल्य था इस पर वो 5% आपसे लेगा। और तो कितने का? 100 पे 5 रुपये, यानी 100 का 5% यानी कि 5 ही मिल बनने वाला है। तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 105 रुपये। ये बात क्लियर हो रही है? आपको ये वाला शेयर खरीदने के लिए कितने रुपए अदा करने पड़ेंगे? 105 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है। अब आप बन गए हैं विक्रेता, आपको अपना शेयर बेचना है। ठीक है, आपको अपना शेयर बेचना है और शेयर की जो कीमत है वो कितनी है? 100 रुपये शेयर की कीमत हम ले रहे हैं। अब बेचेंगे भी आप किसके माध्यम से? किसी न किसी दलाल के माध्यम से ही आपको बेचना पड़ेगा शेयर। और जब आप बेचने के लिए जा रहे हैं तो इस दलाल ने कहा मैं आपका शेयर बिकवा दूंगा, पर मैं दलाली कितने की लूँगा? 2% की। तो वहाँ पर ये दलाली क्या होती है? इसमें से घटा दी जाती है। यानी कि फिर आपको कितने में बेचना पड़ेगा ये शेयर? 100 रुपये की जगह आपको कितने मिलने वाले हैं? 98 मिलेंगे। ठीक है, 2 रुपये कौन रख लेगा? आपका दलाल। ठीक है, तो इतना सब नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मत समझिए। क्वेश्चंस बस इतना समझना है कि जब दलाली, अगर हम कोई शेयर खरीदने जा रहे हैं और दलाली वहाँ पर है तो वो दलाली खरीदने के टाइम पर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जब आपका शेयर कोई बाजार में बिक रहा होता है तो शेयर का जो वास्तविक मूल्य जो होता है उसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है आपका, यदि कोई शेयर बाजार में शेयर के वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य पर बिके तो इसको बोलते हैं प्रीमियम या अधिमूल्य। शेयर का जो मूल्य था, अंकित मूल्य या वास्तविक मूल्य, वो था 100 रुपये, और शेयर को जब बेचा गया तो उसका मूल्य वहाँ पर था, जो बिक रहा था 150 चल रहा था। तो जो बाजारी मूल्य था, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? प्रीमियम। ऐसे यदि कोई शेयर वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर बिक रहा है तो इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट या अवमूल्य। ठीक है, और जब कोई शेयर अपने वास्तविक मूल्य पर ही बाजार में बिक रहा होता है तो उसको बोलते हैं समतोल या सममूल्य। ठीक है, अब है आपका पहला क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन करने हैं कि क्वेश्चंस कैसे हम वहाँ सॉल्व करेंगे। पहला है आपका क्वेश्चन, यदि 3 शेयरधारी क्रमशः 600 रुपये, 800 रुपये और 1000 रुपये मूल्य के अंशों को क्रय करते हैं तो इतने रुपए उनको मुनाफा होता है। अब ये जो 480 रुपये का मुनाफा हुआ है, तो 480 रुपये का मुनाफा होने पर सभी को कितना कितना मिलेगा? ठीक है, सभी ने अपनी राशि लगाई है, कितनी कितनी? 600 लगाई है, एक ने 800 लगाई है और एक ने कितनी लगाई है? 1000 रुपये लगाई है। लाभ कितना हुआ? 480। तो अभी आपको बताया था जो भी लाभ होता है वो इनकी लगाई गई पूंजियों के अनुपात में ही इन तीनों में बांटा जाएगा। चलिए, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले थ्योरी क्या लिखनी होगी आपको? व्यक्तियों ने जो भी लगाया है ना, अंशधारियों का अंश, यहाँ पर क्या लिखेंगे? अंशधारियों का अंश, या फिर इनका लाभ का अनुपात। ठीक है, लाभ का अनुपात भी आप लिख सकते हो। लाभ का अनुपात क्या होगा? जिस अनुपात में पूंजी होगी, तो अंशधारियों का लाभ का अनुपात। लाभ का अनुपात पता होगा तभी हम क्या निकाल पाएंगे कि इनका जो 480 रुपये है वो किस हिसाब से इनमें बांटा जाएगा। लाभ का अनुपात कैसे बनेगा? तो पहले का क्या है? 600 रुपये पहले ने राशि लगाई थी, दूसरे ने कितनी लगाई थी? 800 लगाई थी, तीसरे ने कितनी लगाई थी? 1000 लगाई थी। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि रेशियो क्या बना? 6, 8 और 10। ये अभी भी कट रहा है तो क्या है? 2 से काट दो, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, यानी कि रेशियो क्या बना आपका? 3:4:5। समझ में आ गई बात? चलिए, तो मैं इस रेशियो को ऊपर लिख देती हूँ। जैसा बता रही हूँ वैसे ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। 3:4:5, ये इनका लाभ का अनुपात निकल आया। अब इसको क्या करेंगे? इसके बाद हमें लिखना होगा कि रुपये 480, यानी कि 480 रुपये है ना, रुपये 480 पहले व्यक्ति में, रुपये 480 में पहले व्यक्ति को प्राप्त लाभ, पहले व्यक्ति को मिला लाभ या प्राप्त लाभ, प्राप्त लाभ। अब अनुपात से हम कैसे निकालेंगे राशि? तो सबसे पहले क्या है, जो पहला व्यक्ति है उसके अनुपात में कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? इस 3 को उठा के रख लेंगे। इसके बटे में क्या आएगा? इन जो तीनों का अनुपात है इसको ऐड कर दो, तो क्या होगा? 3 और 4 कितने हो जाएंगे? 7, और 7, 5, 12। और इसके बाद जो भी पूर्ण राशि होती है, यानी कि लाभ, लाभ कितना है? 480, 480 रख दीजिए, और कितना निकल के आएगा? 12 चौक 48, यानी कि 40, और 4 तियाँ 12, यानी कि 120 रुपये निकल के आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, पहले व्यक्ति को कितना लाभ मिलने वाला है? 120 रुपये।
नेक्स्ट अब क्या करेंगे यहीं पर, अब हमने तीनों व्यक्तियों का पूछा ना, तीनों व्यक्तियों को कितना मिलेगा, पहले का तो निकल आया, दूसरे व्यक्ति का निकालना है, तो क्या करेंगे, रुपये 480 में दूसरे व्यक्ति को, यहाँ पर सेकेंड पर्सन लिख देती हूँ, सेकेंड पर्सन को, वहाँ पर दूसरा व्यक्ति ही लिखना, सेकेंड पर्सन को प्राप्त लाभ या मिला लाभ, जो भी करो, प्राप्त लाभ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, को प्राप्त लाभ। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, सेम वैसे ही निकलने वाला है, बीच वाला है ना दूसरा व्यक्ति, इसके लिए कितना हो जाएगा 4, इन तीनों को ऐड करते हैं तो कितना, सेम वैसे ही है ना, 4 3 7 और 5 12, गुणा पूर्ण राशि क्या थी आपके पास 480, जैसे ही हमने डिवाइड दिया, डिवाइड करने पे क्या आएगा, 12 चौक 48, 4 चक्कू 16, यानी कि कितना रुपए निकल के आया है दूसरे व्यक्ति का 160। अब आपको तीसरे व्यक्ति का जो भी लाभ होगा वो आप मुझे निकाल के बताएंगे। ठीक है, कमेंट में आप सभी लोग लिखेंगे, जो भी सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करते ही नहीं है आंसर्स का। ठीक है, पहले व्यक्ति का तो निकल आया, दूसरे का निकल आया, तीनों का निकालना है, तीसरे का आप मुझे निकाल कर बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक व्यवसाय में 3 भागीदार 2000, 2500 तथा 1000 रुपये लगाते हैं। रुपये 880 का लाभ होने पर प्रथम तथा अंतिम भागीदार को कितनी राशि मिलेगी। कितना कितना लगाया है, 2000, 2500 और 1000 लगाए। सबसे पहले क्या करें कि इन तीनों के लाभ का अनुपात निकाल लें। लाभ का अनुपात क्या होगा, जो इनकी पूंजी जो भी लगी होगी, पूंजी का अनुपात ही जो होगा, पूंजी के अनुपात में ही आपको लाभ मिलता है, तो जो पूंजी का अनुपात बनेगा वही लाभ का अनुपात बन जाएगा। तो यहाँ पर लगा लो, तीनों भागीदारों का थ्योरी कैसे लिखोगे, तीनों भागीदारों का लाभ का अनुपात। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको 2-3 क्वेश्चन में थ्योरी बता दे रही हूँ, इसके बाद आप लोग आगे से खुद से लिखिएगा। ठीक है, तो अनुपात कैसे बनाएंगे इसका, 2000 अनुपात 2500 और अनुपात 1000। ठीक है, पीछे से आपकी 3 बिंदी से 3 बिंदी, 2 बिंदी से 2 बिंदी ये गई, और फिर ये 2 बिंदी गई, यानी कि क्या बच रहा है, रेशियो 20, रेशियो 25, रेशियो 10, ये 10 5 से और कटेगा, 5 और के 20, 5 25 और 5 दूनी 10, यानी कि 4 अनुपात 5 अनुपात 2 आपका क्या निकल के आ गया, इन तीनों का अनुपात निकल के आ गया। कितना निकल के आया अनुपात, 4 अनुपात 5 अनुपात 2। अब पहले व्यक्ति को जो राशि मिली होगी वो कितनी मिली होगी, इसके अनुपात में मिली होगी, पहले व्यक्ति का क्या है 4, अपॉन में क्या आएगा, इन तीनों का योग, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 2 11, 4/11 गुणा पूरी राशि यानी कि 880। ये मैं फर्स्ट का निकाल रही हूँ। ठीक है, तो 11 से डिवाइड दो, 11 8 88 यानी कि 80 और 8 चौके 32 यानी कि 320 रुपये निकल के आ गए पहले व्यक्ति के। ठीक है, दूसरे व्यक्ति के कितने निकलेंगे ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। बहुत ही इजी तरीके से बता रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा दूसरे शेयरधारी को शेष धन का 3/8 भाग मिला है। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 है तो कुल धन कितना था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो बेसिक सी बात है, आपने वैसे भी ये मैथ्स में सॉल्व करे हुए हैं, घबराना नहीं है। ये मैं समझ लो कि शेयर लाभांश का टॉपिक चल रहा है तो हमसे होगा नहीं, सेम आपको लाभ और हानि के जैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और जो आपने अभी तक मैथ्स में पढ़ा है वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो डरना नहीं है इससे। अब इसमें हुआ क्या है कि एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि हम धन को मान लें। हमने क्या किया, माना धन इज इक्वल टू एक्स, यानी कि कुल धन भी लिख सकते हो, कुल धन ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो माना कुल धन बराबर एक्स। अब पहले व्यक्ति को कितना भाग मिला है, कुल धन का 3/8 भाग, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे पहले व्यक्ति को, यानी कि प्रथम व्यक्ति को मिला धन। पहले व्यक्ति को कितना धन मिला है आपका, कुल धन का 3/8, तो कुल धन कितना है एक्स, का मतलब गुणा, और का 3/8 यानी कि कितना उसको मिल गया 3x/8 भाग उस व्यक्ति को मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या बात कही गई कि दूसरे शेयरधारी को शेष धन का 3/8 मिला है। तो अब यहाँ पर शेष धन कितना बचा है पहले तो वो निकालो, शेष धन कितना है, तो शेष धन बराबर, शेष धन कितना निकलेगा, टोटल धन x, और x में से कितना माइनस करना पड़ेगा, जितना हमने दूसरे पहले वाले को दे दिया 3x/8,
एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 8 में से 3 गए 5, यानी कि 5x/8। शेष धन कितना बचा हुआ है? 5x/8। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आप लोग सॉल्व करते हुए चल रहे होंगे ना साथ में। कितना यहाँ पर धन बचा है? यहाँ पर 5x/8 यहाँ लिख देती हूँ मैं 5x/8। और जो पहले व्यक्ति को प्राप्त हुआ था वो कितना था? 3x/8। अब दूसरे व्यक्ति को कितना धन मिला होगा तो इसको देख लेते हैं। दूसरे व्यक्ति को मिला धन, व्यक्ति को मिला धन, दूसरे व्यक्ति को कितना धन मिला है? शेष धन का 3/8। शेष धन कितना था हमारे पास? 5x/8। तो शेष धन हमने लिख लिया 5x/8। इसका शेष धन का की जगह क्या आता है? मल्टीप्लाई। कितना मिल रहा है? 3/8। और जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया 5 × 15x/8 यानी कि कितना निकल गया है दूसरे व्यक्ति का भाग? 15x/64। ठीक है, चलिए पहले व्यक्ति का यहाँ पर मैं भाग, यहाँ पर स्क्रीन थोड़ी छोटी पड़ जाती है, आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो पहले व्यक्ति का जो भाग निकल के आया था वो कितना निकल के आया था? 3x/8। और दूसरे व्यक्ति का भाग कितने निकल के आया था आपके सामने? 15x/64। ये सेकेंड वाले का है। ठीक है, चलिए अब करना क्या है हमें कि एक व्यक्ति को कुल धन का जो मिला वो भी हमने कर लिया। यहाँ तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है हमारे पास कि यदि दोनों के भाग का अंतर कितना हो? 36। दोनों के भाग का डिफरेंस चाहिए 36, तो कुल धन कितना है? तो इन दोनों का अंतर निकाल लो। अब इसमें अंतर कैसे पता करोगे? बड़ी संख्या कौन सी है? तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 64 का इधर होगा और 8 का इधर, पता चल जाएगा किधर बड़ा है। 64 का जब इधर 3 में गुणा करेंगे तो बड़ा मान प्राप्त होगा, 15 का 8 में गुणा करेंगे तो छोटा मान प्राप्त होगा। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? बड़ी भिन्न आपकी 3x/8। तो अंतर कैसे निकलेगा इसका? 3x/8 माइनस 15x/64। एलसीएम ले लेते हैं हम। कितना बनेगा हमारे पास? 64 बनेगा। ठीक है, 64 बन गया। इधर के 8 का गुणा होगा तो 8 × 24x माइनस का यहाँ 15x ही रहना है। 24 में से आपका 15 जाएगा, कितना बचने वाला है? सॉरी, मैं यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर गई, एक सेकेंड रुकिएगा। मैं यहाँ पर दोनों के भाग का सीधे सीधे अंदर लिखती हूँ। यहाँ पर अंदर लिखते हैं कि पहले का कितना था? 3x/8 माइनस 15x/64। इसके बराबर में मुझे क्या रखना था? 36, वो मैंने रखा नहीं। ठीक है, 36 रखेंगे। अब सॉल्व होगा। एलसीएम ले लिया, कितना बना एलसीएम? 64। 8 का देंगे 64 में 8 ही बचेगा, 8 × 24x और 15 का 15x ही रहना है। 36 का इधर 36 ही रहेगा। 24 में से आपके 15 को जब माइनस करेंगे कितना बचने वाला है? 14। 14 में से 5 गए यानी कि 9x/64 और गुणा 9x/64 बराबर 36। चलो आगे बढ़ते हैं। x हमने इधर छोड़ दिया। 36 × 64/9। 9 से डिवाइड देंगे तो कितना बनेगा? 9 चौक 36। ठीक है, और 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौक 24 हासिल 2, 4 छिंग 24 और 4 चौके 16। गलत कर रही हूँ, पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए। 36 × 64/9, तो 9 से डिवाइड देंगे, 9 चौक 36 और 4 का गुणा करना है, 4 चौकू 16 हासिल 1, 4 छिंग 24 और 1 25। यानी कि जो राशि थी वो कितनी थी आपकी? 256 रुपये आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए तो फिर आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा इसके जो क्वेश्चन हैं आपके बड़े बड़े हैं, तो चलिए करते हैं। एक बार और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, तो ये नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगी आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कोशिश करूँगी। कल मैं कराने वाली थी, मैंने बोला भी था कि मैं 9 PM पे करूँगी। किसी को शाम तक मैंने अपलोड करने का बोला था, लेकिन कुछ इधर उधर काम लग गए मुझे, तो टाइम नहीं मिल पाया। तो इसलिए कल मिलते हैं। कल की क्लास में आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो और आज आपका साइंस का भी मैं कराने की कोशिश करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।